बहुत बार ऐसा लगता है जैसे मन ही नहीं करता किसी से बात करूं, किसी से मिलूं या कोई भी काम करूं। ये करने का मन नहीं कर रहा, ये करने की इच्छा नहीं है। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आते होंगे। हम अक्सर मन के रिगार्डिंग ही अपना काम करते हैं, तो एक्चुअल में मन क्या होता है और मन से जुड़ी ये मेमोरीज क्या होती है और ये स्ट्रॉन्ग इमोशन कहाँ से आते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे एक्सपीरियंस और हमारे रिलेशनशिप हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स पर कैसा इफेक्ट डालते हैं। आप जानोगे कि एक छोटा सा बच्चा अपने इमोशन को मैनेज करना कैसे सीखता है। हमारा माइंड एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो खुद को दुनिया के हिसाब से ढाल सकता है और खुद को नया भी बना सकता है। माइंड, ब्रेन एंड रिलेशनशिप, द इंटरपर्सनल न्यूरोबायोलॉजी पर्सपेक्टिव। सबसे पहले ये बात समझ लेते हैं कि आखिर माइंड है क्या। क्या ये हमारे माइंड का सिर्फ एक स्ट्रक्चर है या फिर क्या ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है या फिर हमारा माइंड इससे कहीं ज्यादा है। हमारा माइंड सिर्फ बायोलॉजी ही नहीं बल्कि उन रिलेशनशिप से भी जुड़ा हुआ है जो हमारा दूसरों के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के ब्रेन स्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा असर उसके पेरेंट्स का होता है। अगर पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग और केयरिंग है तो ब्रेन के वो पार्ट जो स्ट्रेस, एंजाइटी या इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पूरी तरह और अच्छे से डेवलप होने लगेंगे। जिन बच्चों को अक्सर रोने के लिए छोड़ दिया जाता है उनकी मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। माइंड मतलब मन को समझने के लिए सिर्फ न्यूरोबायोलॉजी को ही नहीं देखना चाहिए। हमारा दूसरों के साथ कैसा रिलेशनशिप है ये भी बहुत मायने रखता है। इसका कारण ये है कि जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम को शेप देते हैं। इसे इंटरपर्सनल न्यूरोबायोलॉजी या फिर IPN भी कहते हैं। इस थ्योरी का कहना है ह्यूमन कनेक्शंस शेप न्यूरल करेक्शन, यानी हमारे दूसरों के साथ जैसे रिलेशनशिप होते हैं वो हमारे न्यूरॉन्स और ब्रेन को भी वैसा शेप देते हैं। लाइफ में हमारे जो भी एक्सपीरियंस है वो हमारे इमोशन, मेमोरी और ब्रेन डेवलपमेंट में गहरा असर डालते हैं। एक नई तरह की स्टडी जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, उसका कहना है हमारा ब्रेन जिंदगी भर बदलता है या कह लो जिंदगी भर डेवलप होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा कहा जाता है उनके कॉर्पस कोलोसम या उनके ब्रेन की लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर के बीच जो लिंक था वो नॉर्मल साइज से बड़ा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये हमेशा से ऐसी था? क्या ये उनके जीनियस होने के कारण था या बार बार यूज करने के कारण उनका कॉर्पस कोलोसम डेवलप हो गया था? साइंटिस्टों का कहना है कि आइंस्टाइन हर चीज में इतना दिमाग लगाते थे जिस वजह से उनके न्यूरॉन्स ज्यादा फास्ट और ज्यादा कनेक्टेड हो गए थे, और इसी का मतलब है न्यूरोप्लास्टिसिटी। एक छोटे बच्चे के पेरेंट्स ही उसके ब्रेन के कई हिस्सों को शेप देते हैं जैसे एमिगडेला या हिप्पोकैम्पस। लेकिन बड़े होने के बाद हमारे एक्सपीरियंस और हमारे रिलेशनशिप की वजह से हमारा माइंड हमेशा डेवलप होते रहता है। डॉक्टर सीगल के हिसाब से हमारा माइंड 3 चीजों से बनता है। पहला है वो माइंड जो हमारे आसपास के लोगों और दुनिया के साथ शेयर की हुई हमारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। दूसरा है वो हिस्सा जो एक सिस्टम या डिवाइस की तरह काम करता है। और तीसरा है रिलेशनशिप जिसका हम पर बहुत गहरा असर होता है। ये 3 पिलर मिलकर हमारे माइंड को बनाते हैं। मेमोरी। हमारी मेमोरी कैसे काम करती है? क्या हमारे माइंड में कोई कैबिनेट है जिससे हम अपने मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं? वैसे तो मेमोरी के बारे में कई गलतफहमियां फैली हुई है। जैसे हम जब भी याद करते हैं मेमोरी एक जैसे हमेशा सेम रहती है, लेकिन क्या ये सच है? चलिए जानते हैं। हमारे माइंड में कोई भी कैबिनेट नहीं है। हमारी मेमोरी न्यूरॉन्स के नेटवर्क से आती है। किसी भी घटना से जुड़ी बातों से हम उस मेमोरी को याद रखते हैं। जब एक न्यूरॉन एक्टिव होता है तो उससे जुड़े बाकी सारे न्यूरॉन्स भी एक्टिव हो जाते हैं। हमारे मेमोरीज हमारे एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ किसी पार्टी पे जाते हो तो उसी सेम पार्टी पे आपके और आपके फ्रेंड्स की मेमोरीज बिल्कुल अलग अलग होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपके खुद के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि वो मोमेंट्स आपके ब्रेन में किस तरह की याद बन के बैठती है। इसीलिए आपके फ्रेंड के एक्सपीरियंस अलग होंगे, इसलिए वो पार्टी उसके लिए एक अलग तरह की मेमोरी बन जाएगी। हम हमेशा ये बात नहीं जानते कि हमारी वो मेमोरी कहाँ से आई है। इसे इम्प्लिसाइट मेमोरी कहते हैं। जैसे कोई फादर अपने बच्चे के लिए कोई टॉय लाता है जिसके साथ वो बच्चा खेल रहा होता है और उस खिलौने से अजीब सी आवाजें आती है जिससे बच्चा डर जाता है और इसलिए वो इस खिलौने को पसंद नहीं करता। और अब भले ही 20 सालों बाद वो उस बात को भूल गया है, लेकिन जब भी वो उस खिलौने को दोबारा देखेगा तो उसे अचानक से अनकंफर्टेबल फील होगा क्योंकि ये एक्सपीरियंस उसके माइंड में कहीं पे बैठ गया है। जब भी हम किसी बीती हुई बात को याद कर रहे हैं तो वो हमारी मेमोरी हर बार सेम नहीं होती। ऐसा इसलिए जो आप प्रेजेंट में फील कर रहे हो वो अलग न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है। एग्जाम्पल के लिए आप पेरिस पे आईफिल टावर देखने गए, आपका माइंड इसका एक इमेज बना लेता है। ये पहला स्टेज है जिसे अनकोडिंग कहते हैं। न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क उस इमेज के साथ जुड़ जाता है। ये सेकंड स्टेज है जो है मेमोरी स्टोरेज। न्यूरॉन्स के उस नेटवर्क का फिर से एक्टिवेट हो जाना थर्ड स्टेज है जिसे रिट्रीवल कहते हैं। और जब भी आप आईफिल टावर के बारे में सोचेंगे तो आप अपने ब्रेन में बनने वाली उस इमेज को देखेंगे।
आपको अपने उस घटना से जुड़े बाकी एक्सपीरियंस भी याद आ जाएंगे। जैसे उस दिन का मौसम कैसा था, आप किन नए लोगों से मिले थे। जब किसी घटना से न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क जुड़ जाता है तो उसे दोबारा याद करने पर वही नेटवर्क फिर से एक्टिव हो जाता है। इस तरह सिर्फ आपको आईफिल टावर ही याद नहीं रहेगा, बल्कि उस दिन का मौसम और बाकी टूरिस्ट भी याद रहेंगे। इसे कनेक्शन या एसोसिएशन कहते हैं। न्यूरॉन्स का ये नेटवर्क आप उस समय क्या फील कर रहे हो उसे भी आपके एक्सपीरियंस में ऐड कर देती है। जैसे आईफिल टावर को देखते समय आपको बहुत भूख लग रही हो, तो जब भी आप आईफिल टावर को देखोगे आपको भूख महसूस होने लग जाएगी। अब मेमोरी कैसे काम करती है ये जानने के बाद हम जानते हैं अटैचमेंट के बारे में। इंसानों को नेचर ने ऐसा बनाया है कि जो हमारी केयरिंग करते हैं, हमारी देखभाल करता है, हमें उस इंसान से लगाव हो जाता है। एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उसका सीधा असर उस बच्चे की मेमोरी और इमोशनल हेल्थ पर पड़ता है। यह हमारे माइंड का काम करने का तरीका है। पेरेंट्स के पास होना बच्चे को सेफ फील कराता है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पेरेंट्स बच्चों की नीड्स को समझे और उसे पूरा करे। अगर बच्चे को डर, चिंता या अकेलापन महसूस होता है तो पेरेंट्स का प्यार और अटेंशन बच्चों को इमोशनली हेल्दी बनाता है। यहाँ तक कि बड़ों को भी अटैचमेंट की जरूरत होती है। हम अक्सर किसी न किसी में अटैचमेंट ढूंढते हैं। ये शख्स कोई भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स, कोई करीबी दोस्त या पार्टनर। ये अटैचमेंट्स बड़ों के लिए ताकत और आराम का सोर्स बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बड़े अपनी मर्जी से उस इंसान को चुन सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए उनके अटैचमेंट्स उनके पेरेंट्स ही होते हैं। लंदन में एक साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एक अटैचमेंट स्टडी की गई। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था स्ट्रेंज सिचुएशन। ये एक्सपेरिमेंट बच्चे और माँ की जोड़ियों के साथ किया गया, जो करीब 20 मिनट चला। इस 20 मिनट को 4 सिचुएशन में डिवाइड किया गया। पहला, माँ को बच्चे के साथ एक रूम में रखना था। दूसरा, उस रूम में एक अजनबी को भेजा गया। तीसरा, माँ बच्चे को उस अजनबी के साथ छोड़कर उस रूम से बाहर चली गई। और चौथा, आखिरी 3 मिनट बच्चे को रूम में अकेला छोड़ दिया गया। और इस एक्सपेरिमेंट में कई इंटरेस्टिंग बातें सामने आई। एक बच्चा जो अपनी माँ से बहुत ज्यादा अटैच होता है, वो तुरंत इस बात पे ध्यान देगा कि उसकी माँ रूम में नहीं है। ऐसे बच्चों को सिक्योरली अटैच कहा जाता है। वो अपनी फीलिंग को रोकर जताएंगे, लेकिन माँ के वापस आ जाने पर वो आसानी से शांत हो जाएंगे। अब जो बच्चा ज्यादा अटैच नहीं होता, उसका रिएक्शन पहले वाले से अलग होता है। इन बच्चों को अवॉइडेंस या रेजिस्टेंस कहा जाता है। ऐसे में माँ के चले जाने पर बच्चा उसे अनदेखा कर देता है और वो रोता भी नहीं है। वो अपने खिलौने से खेलते रहता है और माँ के वापस आ जाने पर भी उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तब होता है जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के नीड्स को अनदेखा करता है और उसे वो प्यार नहीं देते जिसकी उसे जरूरत होती है। रेसिस्टेंस बच्चे शुरू से ऐसे माहौल के कारण स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। तो अटैचमेंट के बारे में जानने के बाद हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं इमोशन की तरफ। अक्सर लोग इमोशन को खुश रहना, दुखी होना या गुस्से आने तक ही सीमित मान लेते हैं, लेकिन हमारे इमोशन, हमारी फीलिंग इससे कहीं ऊपर है। इमोशन को हम किसी दूसरे से बिना वर्ड के कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बात करने के तरीके, बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन से साफ नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा किसी नए सिचुएशन में होता है तो वो अपने पेरेंट्स के फेशियल एक्सप्रेशन को चेक करता है, उन्हें देखता है और ऑब्जर्व करता है, ताकि वो ये बात जान सके कि उसे रिएक्ट कैसे करना है। कॉग्निटिव साइंटिस्ट का मानना है कि इमोशन इंसान के अंदर होते हैं, तो ह्यूमन बिहेवियर को जानने वालों का मानना है कि इंसान अपने इमोशन को सोसाइटी के साथ शेयर करता है। पुराने स्टडीज बताते हैं कि ब्रेन का लिम्बक रिलेशन इमोशन के लिए एक सोर्स का काम करता है, लेकिन हाल ही के स्टडी से पता चला है कि लिम्बक रीजन ज्यादातर मेंटल प्रोसेस को अफेक्ट करता है। इसलिए इमोशन ब्रेन के कई अलग अलग हिस्सों से आती है। असल में इमोशनल रिस्पॉन्स के 3 अलग अलग स्टेज होते हैं। पहला है इनिशियल ओरिएंटेशन, दूसरा है अप्रेजल और अराउजल, और तीसरा है कैटेगरियल इमोशन। इनिशियल ओरिएंटेशन वो स्टेज है जिससे ब्रेन अलर्ट हो जाता है और चौकन्ना होने वाले स्टेज में बदल जाता है। इस स्टेज में पूरी बॉडी और पूरे नर्वस सिस्टम को ये मैसेज जाता है कि अभी बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा है। इससे इंसान उस घटना या चीज पर ज्यादा ध्यान देने लगता है, लेकिन उसे अब तक ये बात नहीं पता कि ये अच्छी बात है या नहीं। इस स्टेज के बाद दूसरा स्टेज, ये स्टेज डिसाइड करता है कि इंसान को किसी घटना या किसी चीज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या फिर उससे दूर जाना चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंस और कैलकुलेशन के बेसिस पर माइंड ये समझने की कोशिश करता है कि उसके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर वो इवेंट पॉजिटिव है तो माइंड रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन अगर वो इवेंट नेगेटिव है तो ब्रेन अलर्ट हो जाएगा और पूरी बॉडी को सतर्क रहने के लिए सिग्नल भेजेगा। एक शाही बच्चा जो दूसरों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करता, अब जब वो पहली बार स्कूल जाता है तो उसके लिए ये बहुत ही अजीब सिचुएशन होती है। उसका ब्रेन अलर्ट हो जाता है। लेकिन अगर पेरेंट्स सपोर्टिव और इंकरेज करने वाले हो तो बच्चा अपने इमोशन को मैनेज करना सीख जाता है। वो किसी भी नए एक्सपीरियंस को फेस करने से घबराएगा नहीं। तीसरा स्टेज, कैटेगरियल इमोशन। ये नॉर्मल रिएक्शन होते हैं, जैसे खुशी, हैरानी, गुस्सा, डर। पूरी दुनिया में हर कल्चर में ये इमोशन सेम है
और नेचुरल है। अगर कोई इंसान कहता है आई एम फाइन, तो उसके कहने के टोन से और चेहरे के एक्सप्रेशन से यह समझा जा सकता है कि वो सच बोल रहा है या नहीं। उदासी का एक्सप्रेशन नीचे झुके हुए लिप्स और स्लो बॉडी मूवमेंट होता है और डर के समय मुंह खुला रह जाता है। और अब हम बात करेंगे मूड की। ये मूड क्या है? अगर कोई इंसान किसी एक इमोशन को लंबे समय तक पकड़ के बैठ जाता है तो उसे मूड कहते हैं। मूड उसके मेंटल प्रोसेस पर अपना असर डालता है। अगर कोई उदास है या उसका मूड लो है तो वो हर चीज के लिए खुद को दोष देने लगेगा। वो खुद को एक लूजर समझ लेता है और उसकी जिंदगी में उसने जो भी गलतियां की है वो सब उसे याद आने लगती है। अगर कोई इंसान अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो खुद के इमोशन में फंस जाता है और हर चीज के लिए उसका नजरिया नेगेटिव होता है। ऐसे सिचुएशन में उसके माइंड में डिप्रेशन और घबराहट डेवलप होने लगता है। इसलिए इमोशन को कंट्रोल करना और उसमें बैलेंस बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं सेल्फ रेगुलेशन की। एक डेवलपिंग माइंड, ब्रेन और रिलेशनशिप के साथ मिलकर काम करते हैं। ये एनर्जी और इन्फॉर्मेशन हमारे आसपास के लोगों और दुनिया से आती है। अगर हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम रिजिड हो जाएंगे, मतलब बहुत ही जिद्दी हो जाएंगे। जो लोग इमोशनली हेल्दी होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। वो किसी भी बात पर अड़े नहीं रहते। इस बैलेंस को बनाने के लिए अपनों का सपोर्ट और हमारे ब्रेन के काम करने का तरीका ठीक होने की जरूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपनी लाइफ में फेलियर एक्सपीरियंस किया है तो उसका मन उदास हो जाता है और अगर उसने अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं किया तो वो डिप्रेशन में पहुंच जाएगा। लेकिन जो इंसान इमोशन को मैनेज करना सीख जाता है वो किसी भी सिचुएशन का सामना कर सकता है। अब वो निराश होने के बजाय एक्सरसाइज करने में बिजी हो जाएगा, क्योंकि वह जानता है इससे टेंशन रिलीज होगी और उसे बेहतर महसूस होगा। वो स्माइल करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे पता है ऐसा करने से ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। वो किसी अपने से सपोर्ट भी चाहेगा क्योंकि उसे पता है कि लोगों से बात करने से उसे बाउंस बैक करने की पावर मिलेगी। और इसे ही सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। हम सेल्फ रेगुलेशन कैसे सीखते हैं? हम इसे सीखकर पैदा नहीं होते, हम इसे अपने पेरेंट्स या हमारे देखभाल करने वाले आसपास के लोगों से सीखते हैं। एक बच्चा खुद को कंट्रोल करना नहीं जानता, इसलिए भूख लगने पर या अकेला महसूस करने पर उसके ब्रेन में घबराहट का सिग्नल एक्टिव हो जाता है। उसके हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर से डर और गुस्सा निकलने लगता है और बच्चे को प्यार करने से उसकी नेगेटिव फीलिंग दूर हो जाती है। शुरुआत में हम इमोशन को कंट्रोल करने में ब्रेन और रिलेशनशिप के प्रोसेस को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है। अब अगर कोई बच्चा उसका खिलौना छीन ले तो नेचुरली वो अपसेट हो जाएगा। और जो बच्चा अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अटैच नहीं होते वो दूसरों को चोट पहुंचाने से पीछे हटेंगे नहीं या बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो किसी से लड़ने के बजाय ठीक से रिस्पॉन्स करेंगे। ऐसे सिचुएशन में अगर पेरेंट्स बच्चों को शांत करने के लिए और उसे समझाने के लिए मौजूद होंगे कि वो बाद में उस खिलौने से खेल सकते हैं तो बच्चा जिद पे अड़ने के बजाय अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखने लगेगा। इस तरह एक बच्चा इमोशनली हेल्दी अडल्ट के रूप में बड़ा होगा जो अपने पेरेंट्स के अब्सेंट्स में भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना सीख जाएगा और स्कूल और अपने लाइफ के दूसरे फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल कनेक्शन की। पेरेंट्स अपने बच्चों तक बिना कुछ बोले, बिना किसी बातचीत के इंफॉर्मेशन भेजते हैं जो कि फेशियल एक्सप्रेशन, टच और आवाज के टोन द्वारा होती है। बच्चों के न्यूरॉन्स का नेटवर्क उस इमोशन को कैच कर लेता है। ये बिल्कुल एक ईमेल भेजने या उसे रिसीव करने के जैसा होता है। ये मैसेज बच्चे के ब्रेन में अप्रेजल या अराउजल का सिग्नल क्रिएट करते हैं और इसी रिपीट पैटर्न की वजह से बच्चा सिक्योरली अटैच हो जाता है या फिर अवॉइडेंट बनता है। तो दोस्तों, आपने एक डेवलपिंग माइंड के 3 पहलुओं के बारे में जाना, जो है माइंड, ब्रेन और रिलेशनशिप। हमने मेमोरीज के बारे में जाना, अटैचमेंट के बारे में जाना और हमने डेवलपिंग माइंड के बारे में जाना। अगर किसी बच्चे की इमोशनल हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो फिर वो बड़ा होकर कुछ भी सही कैसे कर पाएगा। किसी भी बच्चों को दोष देने से पहले हमें सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं और इसका कारण क्या है। और इस वीडियो से हमें ये भी समझ आया कि हमारा माइंड हर समय बदलते रहता है, हमेशा बेहतर होते रहते हैं और आपके द्वारा किए गए काम आपके माइंड को बेहतर बनाते हैं या फिर बेकार बनाते हैं। अपने इमोशन को कंट्रोल करने की ताकत या फिर मन के हिसाब से चलने की आपकी आदत आपका फ्यूचर क्रिएट करती है। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करना, अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताओ और प्लीज कम से कम एक इंसान के साथ तो जरूर शेयर करना। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, बी स्मार्ट, बी अवेयर।